ये कहानी है चित्रा की। चित्रा 8 साल की है। वो पढ़ने लिखने में बहुत ही तेज है। स्पोर्ट्स में भी वो हमेशा आगे रहती है। उसके पूरे स्कूल को उस पर गर्व है, लेकिन उसकी ये सारी खूबियां उसके लिए दुश्मन की तरह हैं, क्योंकि उसकी चाची को ना तो उसका पढ़ना पसंद है और ना खेलना। आज से 3 साल पहले चित्रा के माँ और पापा रात को शादी से लौट रहे थे, तभी उनकी बाइक की टक्कर एक ट्रक से हो गई। अस्पताल ले जाने से पहले ही उनकी मौत हो गई। माता पिता की असमय मृत्यु हो जाने के बाद से चित्रा अपने चाचा चाची के साथ रहती है, लेकिन उसकी चाची को चित्रा से बहुत ही एलर्जी है। चित्रा की उपलब्धियों पर भी वो उसे ताने ही दिया करती थी। वो अपने बेटे पप्पू को भी उससे दूर रहने की सलाह देती। चाचा जी, कल आपको मेरे स्कूल आना है, प्रिंसिपल मैडम ने बुलाया है। प्रिंसिपल ने बुलाया है? अरे ऐसा क्या कर दिया तूने स्कूल में? मुझे तो पहले ही पता था ये लड़की एक दिन कुछ न कुछ गुल खिलाएगी। हे भगवान, ना जाने प्रिंसिपल क्या बोलेगी। मेरा बेटा भी उसी स्कूल में है, कहीं वो इसकी कारगुजारियों के कारण उसे निकाल ना दे। चित्रा की चाची ने बिना कोई कारण जाने चित्रा को सुनाना शुरू कर दिया। तभी उनका बेटा पप्पू वहां आया। अरे मम्मी, क्या हो गया? चित्रा को क्यों डांट रही हो? पापा को इसलिए स्कूल बुलाया है क्योंकि उसने फिर से स्कूल में टॉप किया है। अगले संडे उसे स्कूल की ओर से प्राइज मिलेगा। हाँ। तू बड़ा असिस्टेंट लगा है उसका। प्राइज मिलेगा? बता तो ऐसे रहा है जैसे उसे भारत रत्न मिलने वाला है। प्राइज की बात सुनकर उसकी चाची बिल्कुल उखड़ गई थी। उसका एक कारण ये भी था कि पप्पू अपनी क्लास में मुश्किल से जो पास हुआ था, लेकिन चित्रा के चाचा अपनी बेटी की उपलब्धि से बहुत खुश हो गए। अरे वाह 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 चित्रा, तूने तो कमाल कर दिया बेटे। देखो भाई, इतनी बड़ी अचीवमेंट पर इनाम तो बनता ही है, इसलिए आज रात का डिनर हम सभी बाहर खाएंगे, ठीक है? हाँ हाँ, क्यों नहीं। वैसे सिर्फ डिनर ही क्यों, लंच भी करते हैं बाहर, पड़ोसियों को भी ले जाएंगे। पड़ोसी क्या, पूरे शहर को बुलाकर पार्टी दे देते हैं, है ना? ये तुम क्या कह रही हो? अरे बिल्कुल सही कह रही हूँ। तुम्हारे पास पैसों का पेड़ जो है, जब जितनी जरूरत हुई तोड़ लिया। क्यों, सही कहा ना? कान खोल कर सुन लो, मुझे फिजूल खर्ची बिल्कुल पसंद नहीं है, और इस मनहूस पर किया गया खर्च तो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। चलो अब हटो यहाँ से, मुझे बहुत काम है। चित्रा के चाचा जी अपनी पत्नी का स्वभाव जानते थे, लेकिन वो उसे चाहकर भी कुछ नहीं बोल पाते थे, क्योंकि उसकी पत्नी बिना मतलब शोर मचाकर पूरे घर को सिर पर उठा लेती थी। कभी कभी तो मोहल्ले वाले भी उनकी पत्नी का शोर सुनकर उन्हें टोक देते थे। इसीलिए उसके चाचा चुप ही रहते, लेकिन वो चित्रा को बहुत प्यार करते थे। अपनी पत्नी से छिपाकर उसे कई सारी चीजें भी दे दिया करते थे। एक दिन की बात है, शाम को जब वो ऑफिस से लौटे तो चित्रा, ओ चित्रा। क्या बात है चाचा जी? बिल्कुल धीमे बोल और मेरे साथ इधर आ। चित्रा अपने चाचा जी के साथ दूसरे कमरे में जाती है। सुन बेटी, ये देख मैं तेरे लिए क्या लाया हूं। चित्रा के चाचा जी एक मिठाई का डिब्बा निकालते हैं। उसमें मालपुए थे। मालपुए देखकर चित्रा के मुंह में पानी आ जाता है। मालपुए, ये तो मुझे बहुत पसंद है। तूने स्कूल में टॉप किया है बेटी, इतना तो बनता है ना। सुन, जल्दी से ये मालपुए खा ले, नहीं तो वो हिटलर आ जाएगी, फिर दिल का ताड़ बना देगी। लेकिन चित्रा के चाचा जब उसे मालपुए दे रहे थे और अपनी पत्नी को हिटलर कह रहे थे, तभी उनकी पत्नी कमरे के अंदर आ गई। चित्रा ने जैसे ही चाची को देखा तो मालपुए अपने पीछे छिपा लिए। हिटलर? आपने मुझे हिटलर बोला? अरे भगवान, तुम कब आई? जब आप मेरा नया नाम रख रहे थे, हिटलर। अरे भगवान, तेरे कान बज रहे होंगे, वो तो मैं इसे जर्मनी वाले हिटलर के बारे में बता रहा था। बहुत ही बड़ा तानाशाह था वो। क्यों नहीं चित्रा, सही कहा ना मैंने? जी जी चाचा जी। तू चुप कर। और ये पीछे क्या छिपा रखा है तूने? अरे कुछ नहीं है। आप चुप करिए, आपकी तो मैं बाद में खबर लेती हूँ। चाची ने चित्रा के हाथों से मालपुए का पैकेट छीन लिया और उसे जोर का थप्पड़ मारा। ये है तुम्हारा कुछ नहीं। बच्ची को कुछ अच्छा नहीं तो झूठ बोलना तो मत सिखाओ।
अरे भगवान, इसने स्कूल में टॉप किया है, इसका भी तो कुछ मन होता होगा। तुम ज्यादा इसके मन की परवाह मत करो, नहीं तो मेरा मन मायके चले जाने का हो जाएगा। पिछली बार तो मैं आ गई थी जब रौंदू सूरत लेकर मेरे घर आए थे। इस बार गई तो यहीं बैठे रहना साधु की तरह तपस्या करते हुए। चित्रा की चाची की रोक टोक उनकी हिटलरगिरी बढ़ती ही जा रही थी। वो चाहती थी कि उसका स्कूल भी छुड़ा दिया जाए, बिना मतलब स्कूल की फीस क्यों भरे। तो उसकी चाची ने उसके चाचा को बिना बताए उसकी फीस भरनी बंद कर दी। स्कूल से जब उसकी चाची को फोन आया तो, देखिए मैम, मैं तो खुद चित्रा की पढ़ाई को लेकर टेंशन में रहती हूँ। बिना माँ बाप की बच्ची है वो, मैं चाहती हूँ कि पढ़ लिख के कुछ बन जाए, लेकिन वो क्या है ना कि उसके चाचा की नौकरी छूट गई है। अब एक बच्चे की पढ़ाई का खर्च तो हम जैसे तैसे निकाल लेंगे, लेकिन दो बच्चे का खर्च चलाना हमारे लिए मुश्किल होगा। इसलिए हम चाहते हैं कि वो घर में ही रहे। वैसे भी लड़की जात है, घर का काम सीख ले, वही तो फ्यूचर में उसके काम आएगा। ये कहकर चाची ने फोन रख दिया। चित्रा का स्कूल छूट गया। उसके चाचा ने इस बारे में अपनी पत्नी से पूछा कि उसने स्कूल की मैडम से झूठ क्यों कहा, तो वो फिर से लड़ने पर उतारू हो गई। वो बेचारे भी क्या करते, कलेश के डर से चुप हो गए। चित्रा के स्कूल छूटने के बाद तो वो अपनी चाची की बिना पैसों वाली नौकर हो गई। घर का कोई काम हो, बाहर से छोटी मोटी चीज लानी हो, वो चित्रा के माथे पर ही आ गया। चित्रा को लेकिन पढ़ने का बहुत शौक था। वो सारे काम के बावजूद चाची से छिपाकर पढ़ लेती थी, लेकिन उसकी चाची ने उसे एक बार छिपकर पढ़ाई करते हुए देख लिया और उसे जोरदार थप्पड़ मारा। अरे ओ कलेक्टर, तुझे बहुत ज्यादा पढ़ने का शौक चढ़ा है ना? रुक, तेरा शौक मैं मिट्टी में मिलाती हूँ। चित्रा की चाची ने उसकी सारी किताबें कबाड़ी को बेच दी। चित्रा अपनी चाची के इस व्यवहार से बहुत दुखी हुई और वो फूट फूट कर रोई, लेकिन उसके आंसू तो बेफिजूल थे, क्योंकि ना कोई उसे देखने वाला था और ना ही पोंछने वाला। एक दिन की बात है, दोपहर का समय था। चित्रा घर का काम खत्म करके छत पर भीगे कपड़े सुखाने गई हुई थी। पप्पू स्कूल में था। तभी दरवाजे पर किसी के खटखटाने की आवाज आई। चित्रा की चाची ने सोचा कि पप्पू के पापा होंगे, क्योंकि शनिवार को वो ऑफिस से जल्दी आ जाते थे। लेकिन जैसे ही चाची ने दरवाजा खोला, 3 नकाबपोश उनके घर में घुस आए और चाची के गले पर चाकू रख दिया। देखो, जैसा हम कहें वो चुपचाप करो, नहीं तो तुम्हारा सिर काटने में हमें देर नहीं लगेगी, समझी? बताओ, अलमारी की चाबी कहाँ है? घर का सारा माल कहाँ छिपा रखा है? माल? कौन सा माल? ये सुनते ही उन नकाबपोशों में से एक को बहुत गुस्सा आ गया और उसने चाची को खींचकर एक थप्पड़ मार दिया, जिससे चाची दूर जा गिरी और उनका सिर दीवार के कोने से लगा और उससे खून बहने लगा। ये चाकू देख रही हो? खिलौना नहीं है, ये अंदर जाएगा तो ना सारा माल आ जाएगा बाहर। इसलिए समझदारी इसी में है कि फटाफट अलमारी की चाबी दे दो तुम। जब चाची को चोट लगी थी तो वो जोर से चीखी थी। उनकी आवाज चित्रा ने सुन ली थी। उसी समय उस छोटी सी बच्ची को कुछ अनहोनी की आशंका हो गई थी। उसने टीवी में भी देख रखा था कि नकाबपोशों का एक गिरोह इसी तरह घर में घुस आता है और लूटपाट करता है। अगर उन्हें रोकने की कोशिश करो तो वे लोग जान लेने से भी नहीं हिचकते। वो दबे पांव नीचे आने लगी। दूसरी ओर चाची को उन्हें चाबी देनी पड़ी। 2 नकाबपोश अलमारी से गहने और पैसे निकालने लगे। एक नकाबपोश ने चित्रा की चाची को चाकू की नोक पर ही रखा हुआ था और उनके हाथ पांव भी बांध दिए थे। मुंह पर टेप चिपका दिया था। चित्रा ने ये देखा तो उसने न आव देखा न ताव। वो उस नकाबपोश के पास भागती हुई गई और उसके हाथ में जोर से दांत काटने लगी। नकाबपोश दर्द से तड़प उठा। उसके हाथ से चाकू छूटकर गिर गया। चित्रा ने जल्दी से चाकू को उठा लिया। नकाबपोश बदमाश का शोर सुनकर उसके दोनों साथी भी बाहर आ गए। ये लड़की कहाँ से आ गई? लगता है जरूर उस औरत ने ही बुलाया है। तो देख क्या रहे हो? छीनो चाकू उस लड़की के हाथ से और दोनों को यमराज के पास का टिकट कटवा दो। एक नकाबपोश चित्रा की ओर बढ़ा, लेकिन वो बिल्कुल नहीं डरी। दूर हटो, दूर हटो, नहीं तो मैं तुम लोगों को चाकू मार दूंगी। लेकिन वो छोटी सी बच्ची और वे 3 पहलवान से नकाबपोश, उन्होंने चित्रा के हाथ से चाकू छीन लिया और उस पर वार कर दिया। उसके पेट से खून निकलने लगा, लेकिन इसके बावजूद चित्रा नहीं रुकी और कमरे के दूसरी ओर भागी।
वो नकाबपोश उसके पीछे भागा, लेकिन चित्रा ने टेबल पर पड़ा पेपर वेट उठाकर उसे जोर से मारा। उसके हाथ से फिर चाकू छूट गया और सिर से खून बहने लगा। इस बीच चित्रा किचन में घुस गई और वहां से सरसों तेल की बोतल निकाली और बाहर आकर उसे जमीन पर डाल दिया, जिससे बहुत फिसलन हो गई। बदमाश उसकी तरफ दौड़े, लेकिन वो जमीन पर गिर पड़े। इस बीच किचन से लाया हुआ मिर्च का पाउडर भी काम आया और उसने वो पाउडर नकाबपोशों की आंखों में डाल दिया। इस बीच उसने बाहर जाकर शोर मचाकर सारे मोहल्ले वालों को इकट्ठा कर लिया। उन्होंने ही पुलिस को भी फोन किया। पुलिस तुरंत आ गई और बदमाशों को पकड़कर ले गई, लेकिन बदमाशों की चाकू से चित्रा को जो चोट लगी थी उससे बहुत खून बह रहा था और वो बेचारी बेहोश हो गई। मैंने उस बेचारी के साथ कितना बुरा किया, जानवर से भी बुरा बर्ताव किया, फिर भी वो मेरी जान बचाने के लिए उन गुंडों से लड़ गई। अगर उसे कुछ हो जाएगा तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। सब ठीक होगा। अगर इंसान को गलती का एहसास हो जाए और वो पश्चाताप करे तो वही सबसे बड़ी माफी है। डॉक्टरों ने चित्रा की जान बचा ली। अब वो बिल्कुल ठीक है, स्कूल भी जाती है। उसकी चाची अब बिल्कुल बदल गई है। चित्रा अब अपनी चाची को चाची नहीं, माँ बुलाती है। कृतिका और रितिका सगी बहनें थीं। दोनों में उम्र का ज्यादा फासला नहीं था, इसलिए दोनों बहनें कम, दोस्त ज्यादा थीं। दोनों में बेहद प्यार था। कृतिका की शादी अंकित से हुई थी, जिसका दिल्ली में बड़ा बिजनेस था। कृतिका की एक बेटी थी, कविता। रितिका इन दिनों लगभग 1 साल के बाद कृतिका के घर कुछ दिनों के लिए आई हुई थी। पूरा दिन दोनों बहनें बातें करते रहते। उनकी बातें कभी खत्म ही नहीं होती। पता है रितिका, अंकित अब भी शादी की विदाई वाली बात को लेकर पेट पकड़ पकड़ कर हंसते हैं। तू कितना रो रही थी ना उस दिन। हाँ, मैं इतना रोई कि जीजू को कहना पड़ा कि भाई हम अकेले ही चले जाते हैं, आप अपनी बहन को यहीं रख लो। वे दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि दरवाजे की घंटी बजती है, लेकिन दोनों बातों में इतने मगन थे कि उन्हें घंटी सुनाई ही नहीं पड़ रही थी। दरवाजे की घंटी लगातार बज रही थी। अचानक रितिका का ध्यान घंटी की आवाज पर गया। तुम भी ना दीदी, बहुत बातें करती हो। पता नहीं दरवाजे की घंटी कब से बज रही है। ओह, अरे कविता आई होगी स्कूल से। रितिका ने दरवाजा खोला। दरवाजे पर कविता ही थी। वो पूरे गुस्से में घर के अंदर आई। रितिका भी उसके पीछे पीछे आई और अपने दोनों कानों को पकड़कर कहा, सॉरी बेटा, पता ही नहीं चला तुम कब से घंटी बजा रही थी। मुझे आपसे बातें नहीं करनी मासी। अरे बाबा, मासी से गलती हो गई ना। पता है, आज मासी ने तेरा फेवरेट गाजर का हलवा बनाया था, लेकिन अब तू गुस्सा है तो लगता है मुझे अकेले ही खाना होगा। किसने कहा मैं गुस्सा हूँ? नहीं तो, बिल्कुल नहीं। कविता में रितिका की जान बसती थी। कहने को तो वो उसकी मासी थी, लेकिन कृतिका से ज्यादा उसे उसकी फिक्र रहती थी। उसका खाना पीना, कपड़े लत्ते, स्कूल, होमवर्क, सब पर उसका ध्यान होता। अगर कविता की कभी तबीयत खराब हो जाए तो रितिका रात दिन एक कर देती। जब तक उसका बुखार न उतरता, ना तो वो ठीक से खाती और ना ही सोती। कविता की जो डिमांड मम्मी पूरी नहीं करती, वो तुरंत अपनी मासी को कह देती और उसकी डिमांड पूरी हो जाती। एक दिन की बात है, रितिका कविता के बर्थडे की शॉपिंग के लिए उसके साथ मॉल गई हुई थी। कृतिका घर में अकेली थी। दोपहर को दरवाजे की घंटी बजी। इस समय अंकित लंच करने घर आता था। कृतिका ऊपर वाले कमरे में थी। वो दरवाजा खोलने सीढ़ियों से नीचे आ रही थी, तभी उसका पैर फिसल गया और वो सीढ़ियों पर लुढ़कती ही चली गई। कविता को लेकर जल्दी अस्पताल आ जाओ। कृतिका सीढ़ियों से गिर गई है, उसके सिर में गहरी चोट लगी है। रितिका ने जैसे ही ये सुना, उसका सिर चकरा गया। वो कविता को लेकर भागी भागी अस्पताल पहुंची। रितिका आईसीयू में थी। उसके सिर से बहुत खून निकल गया था। वो कोमा में थी। कविता तो माँ की ऐसी हालत देखकर लगातार रोई जा रही थी। अंकित का सब्र भी जवाब दे रहा था। वो सामने तो नहीं, छुपकर रो लेता था। 2 दिन कृतिका अस्पताल में रही। तीसरे दिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मम्मा तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई? ये तूने ठीक नहीं किया कृतिका। तुम किसके भरोसे कविता को छोड़कर चली गई? मुझे छोड़कर चली गई। रितिका ना तो रो सकती थी ना हंस सकती थी। उसे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करे। एक पल में उन लोगों की सारी दुनिया बदल गई थी।
कविता का उदास चेहरा देखकर वो बार बार ऊपर वाले को दोष दे रही थी। छोटी सी बच्ची बिना माँ की कैसे रहेगी, ये सोचकर बार बार उसकी आंखें भर जा रही थी। आखिरकार कुछ दिनों के बाद रितिका ने एक फैसला लिया जो उसके माँ बाप भी चाहते थे, अंकित से शादी कर कविता को माँ के जैसा प्यार देने का। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा रितिका। आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं कोई एहसान नहीं कर रही। बिन माँ की मेरी बेटी को मेरी गोद मिल जाएगी, इससे अच्छा और क्या होगा अंकित। मैं उसकी मासी नहीं अब माँ हूँ। क्यों कविता, बोलोगी ना मुझे माँ? हाँ माँ। अंकित और रितिका ने शादी कर ली। रितिका ने कविता को बहुत प्यार दिया, उसे माँ की बिल्कुल कमी नहीं महसूस होने दी, लेकिन ये प्यार तब तक ही बना रहा जब तक कि रितिका की खुद की गोद ना भर गई। रितिका की माँ बनने के बाद अब उसका व्यवहार कविता के प्रति बिल्कुल बदल गया। वो दिन भर अपने बच्चे में ही लगी रहती। कविता उसे अब बोझ सी लगने लगी थी। तुम्हें कितनी बार कहा है खुद से जाग जाया करो, यहाँ कोई तुम्हारा नौकर नहीं है जो बार बार तुम्हें जगाने आएगा। क्या हुआ माँ? अरे तुम्हें कितनी बार कहा है मैं तेरी माँ सी हूँ, माँ नहीं। लेकिन आपने ही तो कहा था कि आपको माँ बुलाऊं। कविता को कुछ समझ नहीं आता था कि उसकी मासी का व्यवहार अचानक क्यों बदल गया। रितिका जो कभी कविता पर जान छिड़कती थी, अब वो उसकी दुश्मन बन गई थी। उसे लगता था कि कविता के रहने से उसके अपने बच्चे का हक मर जाएगा। अंकित की जायदाद में कविता का भी हिस्सा है, ये सोचकर उसका पारा हमेशा 7वें आसमान पर रहता। कविता, ओ कविता, कहाँ मर गई तू? जी माँ। जी मासी। अरे कहाँ थी तू? तुम्हें आवाज देते देते मेरा गला बैठ गया। जी मैं वो स्कूल का होमवर्क कर रही थी। बड़ी आई स्कूल का होमवर्क करने वाली। तुझे कौन सा कलेक्टर बनना है कहीं का? कल को तुझे किसी के घर का चूल्हा चौका ही तो संभालना है। चल जा, मेरे लिए गर्मा गर्म चाय बना कर ला। लेकिन मुझे तो चाय बनाना आता ही नहीं। तो तुझे आता क्या है? मुफ्त का मेरी छाती पर चढ़कर दाल दरना। जिस कविता की खुशी के लिए रितिका हर समय तैयार रहती थी, वही रितिका अब उसे हर पल रुलाती थी। एक दिन तो रितिका ने सारी सीमाएं तोड़ दी। उसने कविता को अपनी एक साड़ी आयरन करने के लिए दी थी, लेकिन वो साड़ी आयरन करते वक्त जल गई। ध्यान कहाँ रहता है? कहाँ रहता है ध्यान तुम्हारा? तुम्हें कितनी बार कहा है कि मेरी ये साड़ी ठीक से आयरन करना, मुझे पार्टी में पहनकर जाना है, लेकिन तुमने इसे जला दिया। जरूर तुमने इसे जानबूझकर जलाया होगा। नहीं मासी, मैं तो ध्यान से कर रही थी आयरन। ये है ध्यान तुम्हारा? ये है ध्यान? इतनी महंगी साड़ी को बर्बाद कर दिया। रितिका गुस्से में उसे थप्पड़ मारती है। कविता रोने लगती है। अब चुप करो और खबरदार अपने पापा को कुछ कहा तो। रितिका की मार से कविता को बुखार आ गया, लेकिन कविता पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। रात को अंकित जब घर आया तो उसने कविता के बारे में रितिका से पूछा तो उसने कहा कि वो सो गई है। रात को अंकित भी खाना खाकर सो गया, लेकिन सपने में उसे कृतिका दिखाई दी। अंकित, अंकित, बहुत बिजी हो गए हो तुम। हमारी बेटी के लिए भी तुम्हारे पास समय नहीं है। मैं चली गई तो तुमने भी अपनी जिम्मेदारी छोड़ दी। मेरी बेटी तकलीफ में है अंकित, बहुत तकलीफ में। प्लीज उसे मत परेशान करो, मुझे यहाँ तकलीफ होती है। अंकित की नींद हड़बड़ाकर खुल गई। उसे समझ नहीं आया कि कृतिका ये क्या कह रही थी। वो उठकर कविता के कमरे में गया। कविता बुखार में चल रही थी। उसके गालों पर भी थप्पड़ के निशान थे। उसने उसे जगाया, उसे दवा दी और अपने पास सोने के लिए लेकर आ गया। रितिका। हाँ जी। रितिका, तुमने मुझे रात को ये क्यों नहीं बताया कि कविता को बुखार है, और ये उसके गालों पर थप्पड़ के निशान कैसे हैं? मुझे नहीं पता अंकित, हो सकता है स्कूल में टीचर ने पिटाई की हो। मैं आज ही पता करती हूँ। रितिका ने अंकित की बातों का जवाब तो दे दिया, लेकिन पहली बार अंकित को लगा कि वो झूठ बोल रही है। इसलिए अंकित ने छिपकर रितिका पर नजर रखी। उसने कहा कि वो अपने ऑफिस जा रहा है, लेकिन वो घर में ही रहा। रितिका को लगा कि अंकित ऑफिस चला गया है, तो उसने कविता को बुलाया। तुमसे बड़ी नौटंकीबाज मैंने नहीं देखी। बीमारी का बहाना बनाकर अपने पापा को सारी कहानी तो नहीं बता दी ना तूने? नहीं। झूठ बोलती है तू, झूठ। तू ऐसे नहीं मानेगी, तू थप्पड़ की भाषा ही समझती है। रितिका ने फिर से सुनीता को मारने के लिए अपना हाथ उठाया, लेकिन इस बार उसका हाथ अंकित ने पकड़ लिया। बस बस करो रितिका, बस करो। तुमने तो अत्याचार की इंतहा कर दी। अरे कविता तुम्हारी अपनी सगी बहन की बेटी है, तुम उसकी मासी हो, लेकिन तुमने तो सारे रिश्ते तार तार कर दिए। निकल जाओ, इसी समय निकल जाओ मेरे घर से। मेरे घर में
ऐसी अत्याचारी औरत की कोई जगह नहीं है, कोई जगह नहीं है। नहीं पापा, मासी को ऐसे मत निकालो। वो कहाँ जाएगी? मेरा छोटा सा भाई कहाँ जाएगा? प्लीज पापा मत निकालो इन्हें। सुनीता की बात सुनकर रितिका की आंखों से आंसू गिरने लगे। उसने दौड़कर सुनीता को गले से लगा लिया। मुझे माफ कर दे बेटा, मुझे माफ कर दे, अपनी मासी को माफ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मासी नहीं, माँ हो आप मेरी। रितिका एक बार फिर से उसे गले लगा लेती है और अंकित से अपनी गलतियों की माफी मांगती है। अंकित उसे माफ कर देता है। फिर वे सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं।